आइए जी शुरू करते हैं अपना एक और बेहतरीन सेशन। ये टॉपिक है हमारा परिक्रमण का, यानी कि रिवॉल्यूशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, रिवॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करें बिना टाइम गवाए। देखिए, तो क्या होता है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन का अर्थ? कोई बताना चाहेगा अर्थ क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है, बेसिक अर्थ, कि किसी भी चीज का दूसरी चीज के चारों ओर चक्र लगाना या घूमना। तो यहाँ हम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, यानी पृथ्वी के परिक्रमण की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी किसी न किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, कौन से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करना या चक्र लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। आपको क्लियर है तीनों पॉइंट? 3 पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आप याद रखिएगा। परिक्रमण का अर्थ क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण का अर्थ पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। कैसे घूमना? जिस मार्ग पर वो घूमती है वो मार्ग कैसा है? वो मार्ग है दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल, जिसको परवलयाकार भी कहते हैं, परवलयाकार या परवलयकार। ठीक है, और दिशा कौन सी होती है पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये दिशा होती है। तो अर्थ आपको क्लियर है? कोई डाउट अर्थ में? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका परिक्रमण होता है इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक चक्र लगाने में 1 वर्ष का समय ले लेती है, यानी जितना वो समय लेती है हम उसको 1 वर्ष घोषित करते हैं, तो हम उसको इसलिए वार्षिक गति भी कह देते हैं। तो इसको वार्षिक गति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरे एक चक्कर को लगाने में पृथ्वी 1 वर्ष का समय लेती है। किस गति से घूमती होगी लगभग पृथ्वी, आपको क्या लगता है? कोई आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है आपको आश्चर्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीड है ये एक अनुमान के परे स्पीड है, जो शायद ही आपने कभी महसूस की होगी। तो आप इस गति से मान कर चलिए कि आप घूम रहे हैं, महसूस करिए इस चीज को, लेकिन फिर भी आप स्थिर हैं। क्यों स्थिर हैं आप फिर भी? क्योंकि क्या होता है कि जैसे पृथ्वी यहाँ 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ऐसे घूम रही है सूर्य के चारों ओर ऐसे, और साथ ही साथ में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही घूम रही है। तो कहीं ना कहीं इनमें एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है ना, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जब आप रह रहे हैं तो आपको ये दोनों ही गतियां एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, जिस वजह से वो आपको महसूस नहीं होता है। अदरवाइज जिस स्पीड से आप घूम रहे हैं ना, इतना आपको सच में घुमा दिया जाए तो बस आपके अंदर का सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वेग जान लिया आपने। अब भी मुझे ये बता दीजिए कि ये कितना समय लेती है इस एक चक्कर को लगाने में, जिसको कहते हैं 1 वर्ष। तो ये लेती है 365 दिन। आपने इतना ही पढ़ा है, लगभग सुना होगा, मतलब कहीं कि 365 दिन पृथ्वी लेती है अपना एक चक्कर लगाने में। उसके साथ साथ आपको एक चीज और जोड़नी है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी 365 दिन तो आपको याद रह जाता है, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड आपके दिमाग से निकल जाता है, या फिर आपकी पहुंच अभी तक इतनी नहीं हो पाई कि आप ये जान सके। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि फरवरी में हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, भूगोलवेत्ताओं ने इसको लगभग 6 घंटे मान लिया। लगभग 6 घंटे, ये लगभग का साइन होता है। इसको लगभग 6 घंटे मानकर ये मान लिया कि एक साल में जो पृथ्वी का हम 6 घंटा है उसको हम गिन नहीं रहे। चलो ठीक है, मान लिए नहीं गिन रहे।
पर हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि 4 साल में ये 6-6 घंटे जुड़कर कितना हो जाएगा, 24 घंटे, यानी एक दिन के बराबर हो जाएगा। और फिर हम इस एक दिन को उस साल में स्थापित कर देंगे किसी एक्स्ट्रा महीने में। अब उनको लगा कि देखो सबके पास सारे जो महीने हैं सबके पास अपना भैया 30 या 31 दिन है, लेकिन फरवरी है एक गरीब व्यक्ति जिसके पास मात्र 28 दिन होते हैं, तो एक दिन उसको दे देते हैं। इसलिए 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और जिसे फरवरी में जोड़ दिया जाता है, इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और इसी 29 दिन की फरवरी को लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। तो ये क्या क्लियर है? तो पृथ्वी कैसे घूमती है मैं आपको चित्र से समझा दूं। देखिए, जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों ओर इस तरह से एक इसका मार्ग है और पृथ्वी इस तरह से घूमती हुई जाती है। ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम से पूर्व। कितना वेग होगा भैया, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ गए। और इसमें कितना समय ले लेती है, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं? डाउट। और यहाँ समझ लीजिए, देखिए ये घूम रही है पृथ्वी इस तरह वृत्ताकार जो मतलब दीर्घ वृत्ताकार जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ और साइडों से थोड़ा सा निकला हुआ, इसको क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, तो ये कैसे घूमती है देखो। अब घूमती कैसे है उस पर आएंगे, क्योंकि अभी हम प्रभाव की बात करने वाले हैं। पहले ये बताइए कि आखिर घूमती ही क्यों है, एक जगह क्यों नहीं रहती, यानी कि इस परिक्रमण की गति का कारण क्या है भैया। देखो, कारण ये है कि सूर्य का जो द्रव्यमान है ना वो है बहुत ज्यादा। अच्छा, कितना है सूर्य का द्रव्यमान? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना, आपको आइडिया लग रहा है थोड़ा सा? 13 लाख गुना कितना बड़ा होगा। एक तो आपकी पृथ्वी अपने आप में इतनी बड़ी है, उसका भी 13 लाख गुना, यानी 13 लाख पृथ्वियों को एक साथ जोड़ोगे तब जाके सूर्य के बराबर कोई खगोलीय पिंड बनेगा। और जब जिसका इतना अधिक द्रव्यमान है तो उसका गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? क्यों? क्योंकि न्यूटन का नियम क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण वाला, F=G×M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करेगा। अब भैया एक तो यहाँ पृथ्वी अपने आप में इतनी बड़ी है, ऊपर से अब जो सूर्य है वो तो उसका और 13 लाख गुना है, दोनों की गुणा करोगे तो कितना गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी, अब मुझे ये बताइए कि पृथ्वी जब सूर्य का जो द्रव्यमान है इतना ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है तो पृथ्वी इसमें घुस क्यों नहीं जाती है, सीधा जाके समा क्यों नहीं जाती है? वो इसलिए नहीं समाती है कि पृथ्वी का भी द्रव्यमान इतना भी इतना नहीं है, कुछ तो वैल्यू है ना। पृथ्वी का इतना द्रव्यमान और इतना वेग है कि वो इतनी दूरी पर उसके गुरुत्वाकर्षण को न्यूट्रल कर देती है। यानी कि सूर्य जो होता है वो इतनी दूरी तक तो खींच पाता है पृथ्वी को, लेकिन इससे आगे नहीं खींच पाता क्योंकि पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और अपना एक, जैसे घूम रही होती है ना यहाँ, तो इसका एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय मतलब, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो वृत्ताकार मार्ग पर कार्य करता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ को एक बल अनुभव करती है। आप भी गोल गोल घूम कर देख लो, आपको भी लगेगा कि आप बाहर की तरफ को मतलब जा रहे हैं, आप ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपने पास से दूर हटते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये जो चित्र है आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये है सूर्य। क्या सूर्य? क्या आप इसमें कहीं पृथ्वी ढूंढ सकते हैं? मुझे बता सकते हैं ढूंढ कर? देखिए ये रही पृथ्वी, एक डॉट मात्र के बराबर। अब आप समझते हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है सूर्य के चारों ओर। भाई जब इसकी देखो वैल्यू कितनी सी है ना,
तो इतना मतलब जाइंट है, इतना बड़ा है, विशाल तारा है एक सूर्य, उसके सामने पृथ्वी की वैल्यू बहुत छोटी सी है। और आपको बता दूं कि पृथ्वी को जो सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, वो उसके प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। तब जाके आप हाय मरी करते रहते हैं, इतनी गर्मी, पूरा हिस्सा प्राप्त हो जाए तो मतलब भुन जाओगे। समझ रहे हो, इतना बड़ा है सूर्य का आकार। तो क्यों घूमती है वो आपको पता चल गया, इसके आकार के कारण, द्रव्यमान के कारण और उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारे परिक्रमण का, कि परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह चक्कर लगा रही है तो क्या इसका कोई महत्व भी है? हाँ जी, बिल्कुल महत्व है, बहुत महत्व है। देखिए, लेकिन इसके जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं ना, उसमें 2 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो परिक्रमण है ही, साथ ही साथ इसका अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुका होना। एक्चुअली ये तो सूर्य है, कहाँ है पृथ्वी, ये रही, देखिए, हो जा क्लियर। देखो ये जो है ना पृथ्वी, ऐसे एक्चुअली तो ऐसे होना चाहिए ना, कोई भी व्रत है सीधा, लेकिन ये इतनी झुकी हुई है 23 डिग्री। तो सारी जो कहानी पलटती है ना, इसके झुकाव के कारण पलटती है। यानी परिक्रमण गति के भी प्रभाव तो होते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभावशाली बनाते है परिक्रमण को, वो इसका झुकाव होता है, टिल्ट, अक्षीय झुकाव, जो 23.5 डिग्री होता है। देखिए, हम इसके पहले प्रभाव की बात करते हैं। क्या है पहला प्रभाव? इसका सबसे पहला प्रभाव है कि इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन छोटा एवं बड़ा होता है। गौर कीजिएगा, दिन का छोटा एवं बड़ा होना, ना कि दिन का निकलना और रात का होना। ये नहीं, दिन और रात का होना तो उसकी अक्षीय गति यानी घूर्णन के कारण होता है। और दिन, जैसे आप कहेंगे कि भाई जाड़े आ गए, अब दिन बहुत छोटा हो गया, भाई गर्मी आ गई, अब तो दिन कितना बड़ा हो गया, ऐसे करके आप करते हैं ना बातें, तो वो इसलिए होता है क्योंकि परिक्रमण के कारण जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, जिससे उसका जो दिशा है वो बदलती रहती है। लेकिन सिर्फ परिक्रमण नहीं होता, उसका अक्षीय झुकाव भी होता है। और जब मैं आपको घूर्णन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है ना, ये ऐसे, ये पृथ्वी है, भाग गई, ये पृथ्वी है, तो जैसे ये ऐसे घूमेगी ऐसे, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और अब अक्ष पर घूमते हुए ये लट्टू की तरह घूमती है। यानी कि ये जो इसका उत्तरी ध्रुव है ना, ये पहले तो थोड़ा सा इधर की ओर झुकेगा, ए यूं करके, मान लीजिए ऐसे करके। अब फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये उत्तरी ध्रुव ऐसे करके झुक जाएगा। आप ये दोनों परिस्थितियों में आप अंतर देखिए, और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों तो भैया पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, क्यों कर्क और मकर रेखा की उत्पत्ति होती है, और क्यों उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर जो प्रकाश की प्राप्ति है उसमें अंतर होता है। वो इसलिए होता है, अभी समझाता हूँ। देखिए, अब मैं हम पहले प्रभाव पर बात कर रहे थे कि दिन छोटा और बड़ा क्यों होता है। तो देखिए, ऐसे पृथ्वी है, मान लीजिए अभी पृथ्वी यहाँ है, ऐसी ही पोजीशन में है, और सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ रहा है इस पर। तो अभी देखिए, ये थोड़ा सा इधर को झुका हुआ है ना, इधर को नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ को झुका हुआ है, और साउथ पोल सूर्य की तरफ से थोड़ा सा इधर झुका हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो ये नॉर्थ पोल वाला एरिया है, ये ज्यादा समय तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा, और जो साउथ पोल वाला एरिया है वो कम समय तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा। भैया इसीलिए होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात छोटे एवं बड़े। समझ गए क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे झुकाव होता है और घूमती जाती है, फिर ये थोड़ी सी और झुकती जाएगी, फिर क्या होगा कि फिर ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फिर यहाँ दिन छोटे हो जाएंगे, यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे। ऐसा होने के बाद अब आपको क्लियर है एकदम? हाँ, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दिन का छोटा एवं बड़ा होना किन 2 कारणों की वजह से है? उसके परिक्रमण की वजह से, प्लस उसके अक्षीय झुकाव के कारण, जो कि है 23.5 डिग्री। दूसरा प्रभाव, इसके कारण कर्क एवं मकर रेखाओं की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है कर्क एवं मकर रेखाओं की उत्पत्ति? देखिए, जैसे पृथ्वी का ये पूरा मार्ग है, ये पूरा मार्ग है पृथ्वी का, क्या मार्ग? परिक्रमण मार्ग।
ये सूर्य है। अब पृथ्वी क्या है, अलग अलग वर्ष के समय में अलग अलग अक्षांशों पर इसको अलग अलग सूर्य के जो किरणें हैं वो प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए 21 जून की स्थिति है, मान 21 जून, आप जून में जाइए, जून के महीना में 21 जून को, और आप 21 जून को सुना होगा कि इस दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून वाले दिन जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत चमकता है उस अक्षांश को हमने कह दिया कर्क रेखा। क्या कह दिया? कर्क रेखा। और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो कैसी स्थिति होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इस पृथ्वी को थोड़ा सा सीधा करिए, ऐसे ये कर लिया सीधा। अब सूर्य यहाँ है, अब पृथ्वी नहीं घूम रही, तो घूम नहीं रही मतलब परिक्रमण नहीं कर रही है, और अक्ष पर तो घूम रही है। यदि अक्ष पर घूम रही है तो दिन और रात होंगे, लेकिन ये जो सारे अक्षांश है ना पृथ्वी के, ये सारे अक्षांश ये एक ही जैसी सूर्य की मात्रा प्राप्त करेंगे पूरे साल। सूर्य की मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ तापमान पूरे साल ज़्यादा बना रहेगा, और यदि तापमान कहीं पर कम है तो वहाँ पर तापमान एकदम कम बना रहेगा। बट वास्तविकता तो ऐसी है नहीं। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी घूम भी रही है चारों तरफ और अक्ष पर झुकी हुई भी है, तो ये प्रभाव इसलिए उत्पन्न होते हैं। और फिर मकर रेखा की उत्पत्ति कैसे होती है? अब देखिए, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन जो सूर्य होता है कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है। उस 23.5 डिग्री अक्षांश को हमने एक नाम दे दिया कर्क रेखा, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही ये घूमते घूमते जून से जाएगी जुलाई में, जुलाई से जाएगी सितंबर में, सितंबर से जाएगी दिसंबर में। ये 21 दिसंबर लिख रखा है, नहीं, ये 22 दिसंबर होता है। जिसने भी यहाँ लिखा है थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है कि देखो, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, आप इसको गौर करिएगा। उत्तरी ध्रुव जो है, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गया, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य से हट गया, देखिए इधर की ओर झुक गया, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसे ना सूर्य की तरफ किनारा कर लिया। अब 22 दिसंबर को क्या होता भैया, 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। और जब वो लंबवत चमकता है तो उसको क्या कह दिया? उसको कह दिया मकर रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, और इसको क्या नाम दे दिया भैया? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब आप समझ गए कि कर्क और मकर रेखा की कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो अगला प्रभाव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात कैसे होती है। देखो, जो 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये है 21 मार्च की स्थिति। इस चित्र को रट लेना, अपने दिमाग में छप जाना चाहिए। एक स्थिति है 21 मार्च की, एक स्थिति है 23 सितंबर की। ये दो ऐसी डेट है जब अभी 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 निकला है ना भैया 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को जो सूर्य था ना वो भाई साहब विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा था। किस पर? विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री पर। किस पर? 0 डिग्री पर। और जब इस पर लंबवत चमकता है ना तो इसी को कहते हैं विषुव की स्थिति। और लेकिन ये कहाँ चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर को कहाँ 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में। वहीं 21 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री पर। आप समझे? नहीं समझे? देखो क्या हुआ है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, मान लीजिए कि ये 23 सितंबर की स्थिति है, 23 सितंबर की, और इस वक्त जो सूर्य है वो 0 डिग्री पर लंबवत चमक रहा है। किस पर? 0 डिग्री पर लंबवत। इसको कहते हैं विषुव, इक्विनॉक्स। ठीक है, अब जो पृथ्वी है आगे बढ़ेगी 23 सितंबर से ये पहुंचेगी दिसंबर तक। तो जो सूर्य है ना, देखो मैं ये आपको अभी एक दूसरे उससे समझाता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वो दीजिए, मैं वो ढूंढ लूँ
इसमें तो है भी नहीं अक्षांश वाला टॉपिक, कहाँ चला गया। अच्छा अक्षांश नहीं मिलेगा इसमें, मुझे कहीं और से देखना पड़ेगा। मिल जा मिल जा मिल जा। चलिए मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ यहाँ मान लीजिए कि ये है 23 सितंबर का आपका दिन, ठीक। अभी क्या है कि पृथ्वी आगे बढ़ रही है, किसकी तरफ, दिसंबर की तरफ। और जब पृथ्वी दिसंबर की तरफ आगे बढ़ती है तो इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला सूर्य की तरफ झुकाव लेता है, किसकी तरफ, सूर्य की तरफ झुकाव लेता है। देखिए ऐसे, ये देखिए जैसे ये है ना, अभी तो एकदम बीचों बीच चमक रही है। अब इसका जो दक्षिणी ध्रुव है ना, धीरे धीरे सूर्य की तरफ झुकाव लेगा। तो जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो अब यहाँ से सीधा ये यहाँ जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा ये, और इसको कहेंगे मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को ये क्या करेगा, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। फिर अब यहाँ तक ही जाता है ये, यहाँ से आगे लंबवत किसी भी अक्षांश पर नहीं पड़ेगा। अब पृथ्वी क्या होगी, यहीं से पलटी मारना स्टार्ट कर देगी। 22 दिसंबर के बाद आएगी 3 जनवरी, क्या आएगी, 3 जनवरी। और 3 जनवरी के बाद आएगी 21 मार्च, 21 मार्च। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पृथ्वी मकर रेखा से वापस 0 डिग्री पर पलटी मारती है ना, तो ये 21 मार्च का दिन आ जाता है। क्या आ जाता है, 21 मार्च का दिन। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इसको मैं 2 बार समझाऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करिए, पर समझा के भेजूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि बिना समझाए। अब 21 मार्च आ गई, 21 मार्च के बाद आएगी 21 जून। क्या, 21 जून। अब यहाँ अभी क्या है, देखो 0 डिग्री पर चमक रही है, लेकिन 21 जून को ये सीधा 23.5 डिग्री पर लंबवत जाके चमकेगी। कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब इसको कर्क रेखा इसलिए नाम दे दिया गया कि सूर्य की किरणें इसके आगे लंबवत कभी नहीं चमकती। अब ये फिर से यहाँ से पलटी मार लेंगी, 21 जून के बाद ये आएंगी फिर से 23 सितंबर पर, और 23 सितंबर को कहाँ चमकेंगी भैया, 0 डिग्री पे वापस से चमकेंगी। तो ये पूरा साइकिल आपको समझ में आया। अब मैंने ये क्यों समझाया, देखिए जब आप 23 सितंबर को ये चमक गया 0 डिग्री पर, और 21 यानी 22 दिसंबर को ये चमकेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी मकर रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो उस वक्त जो दक्षिणी ध्रुव होगा ना, वो सबसे ज्यादा प्रकाशित होगा। ये देखिए दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा प्रकाश मिलेगा और उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं मिलेगा। और ये जब तक, कब तक, ये यहाँ से प्रकाश पड़ना, जब ये यहाँ से चलती है ना पृथ्वी 23 सितंबर से, तो ये लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लगभग 3 महीने लेती है कर्क रेखा, मकर रेखा पर पहुंचने के लिए। और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दक्षिण ध्रुव धीरे धीरे सूर्य की तरफ टिल्ट होना लगता है। और ये फिर कब तक टिल्ट रहता है, जहाँ तक 22 दिसंबर तक एकदम, मतलब सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त करता है दक्षिणी ध्रुव। अब क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव फिर से इधर की ओर टिल्ट होने लगेगा, यानी कि सूर्य से दूर जाने लगेगा। और ये फिर से ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर समान मात्रा में प्रकाश पड़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगी तो अब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ मुड़ने लगेगा, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या पड़ेगा, ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। तो इन 6 महीनों में, ये जो 6 महीने हैं 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यहाँ तो भैया दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित रहता है। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक के जो 6 माह हैं, इनमें भैया उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। तो आपको अब एकदम क्लियर होना चाहिए, मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। यूं तो मैं आपको सिर्फ यही बताकर छोड़ सकता हूँ कि परिक्रमण गति के प्रभाव क्या होते हैं, ध्रुव पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात होना, लेकिन अब मैंने आपको समझा भी दिया है कि कैसे 6 माह का दिन होता है और कैसे 6 माह की रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुव, उपसौर एवं अपसौर की अवधारणा की उत्पत्ति होती है, आइए इसको समझते हैं। देखो विषुव क्या होता है कि जब भी जो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा तो वो परिस्थिति विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है, विषुव, यानी इक्विनॉक्स। और ऐसी 2 परिस्थितियां होती हैं, एक 23 सितंबर, एक 21 मार्च। अच्छा विषुव समझ लिया, ठीक है।
अच्छा, तो और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, घूमेगी नहीं तो भैया एक ही जगह रहेगा हमेशा। और अच्छा, मैंने बताया उपसौर और अपसौर। अपसौर देखिए, एफिलियन ऐसे, एफिलियन ऐसे, अपसौर, ए याद रखना, ठीक है। और जो दूसरा बच गया वो उपसौर, और जो दूसरा बच गया वो पेरिहीलियन। ये क्या होती है बवाल? ये बवाल ये होता है कि जैसे जो हमारा सूर्य होता है ना, वो इस दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है उसका, इसके एकदम केंद्र में नहीं होता। सूर्य का जो केंद्र होता है वो बेरी सेंटर कहलाता है। क्या? बेरी सेंटर। इंग्लिश में याद रखो, हिंदी कुछ नहीं होती इसकी। बेरी सेंटर। बेरी सेंटर का मतलब है कि सूर्य एक तो इसके एकदम बीच में नहीं है, एकदम बीच में बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा साइड में है। और इस सूर्य की स्थिति भी एक जगह नहीं रहती। मैं आपको बता दूं कि सूर्य भी पूरी गैलेक्सी के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लेता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, समझ गए? तो सूर्य एक स्थान पर नहीं रहता, कभी वो थोड़ा सा इधर आ जाता है, कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा इधर। तो इसकी एक हम सर्कल ऐसा बना लेते हैं कि भाई सूर्य रहेगा इसी सर्कल के अंदर, बेशक अपनी स्थिति से इधर उधर होगा लेकिन इसी सर्कल के अंदर रहेगा। उस सर्कल को कह देते हैं बेरी सेंटर। अब चूंकि ये केंद्र में नहीं है, और केंद्र में नहीं है कोई भी चीज, थोड़ी सी साइड में है, तो भाई पृथ्वी की जो दूरी है इसके सापेक्ष अलग अलग होगी। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। क्या होगी? सबसे नजदीक। उस सबसे नजदीक स्थिति को कहते हैं पेरिहीलियन यानी उपसौर। ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी इससे सबसे दूर होगी, उस स्थिति को कहते हैं एपहीलियन यानी अपसौर। ऐसे एपहीलियन, ऐसे अपसौर, और ऐसे अधिकतम। ऐसे याद रख लेना। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सेशन लेने वाला हूँ इसी वीडियो का। अगर मतलब इसी टॉपिक का अगला सब टॉपिक है उपसौर एवं अपसौर। मुझे बस आपको यहाँ समझाना था क्या होता है। और परिक्रमण गति के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति भी होती है। हालांकि इसमें चंद्रमा के परिक्रमण भी शामिल होता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। हालांकि दोनों का परिक्रमण होता है तभी जाके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति हो पाती है। कैसे हो पाती है एकदम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, बढ़िया डिटेल में। और सबसे मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऋतु परिवर्तन। भाई परिक्रमण गति के कारण और इसके अक्षीय झुकाव के कारण हमारी पृथ्वी पर भैया ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है, मौसम की तरह तुम मत बदल जाना, लेकिन मौसम तो बदलेगा, तुम बदलो मत बदलो, क्योंकि ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। तो इस तरह हमने परिक्रमण को और उसके प्रभावों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले। क्या चीजें? एक तो हम ये उपसौर, उपसौर एवं अपसौर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और इस सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को पढ़ने वाले हैं वो भी पूरे डिटेल में, और फिर ऋतु परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं वो भी पूरे डिटेल में। ठीक है। और जो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक ज्वार भाटा, जो कि वो भी परिक्रमण और घूर्णन दोनों से प्रभावित होता है। अब इस टॉपिक को यहाँ इतना ही रखते हैं। मैंने पूरा डिटेल में प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए, कोई भी समस्या है लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करके नौकरी लीजिए, नौकरी करके शादी करिए, बढ़िया से बच्चे करिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए। चलो धन्यवाद।